students, in the previous video we study about the Newton's first second law. Now we study about the Newton's third law of motion. In the Newton's third law, according to Newton's third law, when we exert force on any object, then object also applies equal and opposite force on that object. मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ पे जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट भी हम पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा. ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है. मीन्स एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक पर्सन वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करता है. देखो यहाँ पे एक स्केट्स हैं, स्केट्स पे एक पर्सन मूव कर रहा है और जैसे ही जाके एक दीवार से स्ट्राइक करता है तो वो उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. बिकॉज जितना फोर्स उसने वॉल पे लगाया, वॉल ने उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पर्सन पे लगाया जिससे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कोई भी पर्सन है और वो एक काऊ को या एनिमल को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो उसमें वो एनिमल भी उस पर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा. मीन्स एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन. कि हमारे पास वैल्यू को मेजर करने के लिए हमने दो स्प्रिंग बैलेंस ले लिए और एक साइड से हमने उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और एक साइड से हमने उसको वॉल के साथ हैंग कर दिया. फिर हम क्या करेंगे कि जितना फोर्स हम उस स्प्रिंग पे अप्लाई कर रहे हैं दूसरे स्प्रिंग में भी उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी. मीन्स वो दोनों रीडिंग क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट. कि इसकी रीडिंग इस डायरेक्शन में लग रही है और इसकी इस डायरेक्शन में. मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन. कि जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट भी उस पर इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा. मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन आर टू एक्ट ऑन टू डिफरेंट डायरेक्शंस बट इक्वल एंड अपोजिट. वो हमेशा क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा. जैसे यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस लॉ को इंडिकेट करते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर कोई भी पर्सन है सरफेस पे मूव कर रहा है तो देखो कि कोई भी पर्सन मूव करेगा तो वो जैसे ही चलता है अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाता है. आगे से सरफेस पे रहेगा और पीछे से वो उठाता है. मीन्स वो अपने फुट से उसको जितना बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा वो सरफेस उस पर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे वो उतना ही आगे की तरफ मूव करेगा. आप ये देखते हो कि यहाँ पे एक कोई भी पर्सन स्विम कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. मीन्स पानी को वो जितना पीछे की तरफ पुश करेगा वाटर उस पर इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा जिससे वो आगे की तरफ मूव करेगा. मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन. यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वाई द गन रिकॉइल्स. गन रिकॉइल क्यों करते हैं, मतलब कि हम जब भी सोल्जर्स पे गन रख के चलाते हैं तो उस टाइम हमारे सोल्जर पे एक जर्क्स लगता है, झटका लगता है. वो किस लिए लगता है, क्योंकि गोली है उसमें से जैसे ही बुलेट है वो आगे निकलेगी, फायर होगा, वो उस पर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी जिससे वो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसकी वजह से हमारे कंधे पे एक जर्क लगता है, झटका लगता है और वो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है एक फ्लाइंग जेट एरोप्लेन का. देखो जिस तरह से एक बैलून है, बैलून में हवा भरी हुई है और अगर हम उस बैलून को ओपन कर देते हैं तो उसकी जितनी गैस निकलेगी वो गैस जिस डायरेक्शन में मूव करेगी बैलून उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. क्योंकि जो गैस बाहर निकलेगी वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगी जिसकी वजह से हमारा बैलून है वो आगे की तरफ मूव करता है. इसी तरह से रॉकेट में है, जेट एरोप्लेन में है कि जब भी वो नीचे गैस रिलीज करेंगे अर्थ सरफेस उस पर गैस के साथ उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से वो
अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, वो उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। द केस ऑफ ए बोट एंड शिप, देखो बोट में क्या होता है कि एक पर्सन है, जब वो किसी भी रिवर बैंक के पास आता है तो वो एक बोट से जब किसी सरफेस पे मूव करेगा तो वो क्या करेगा, 1 फुट से बोट को पीछे की तरफ पुश करेगा जब वो आगे जंप करेगा। तो वो जितना आगे की तरफ पुश होगी वो बोट उस पर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी जिससे वो आगे की तरफ जंप करेगा। मीन्स एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द केस ऑफ होस पाइप। होस पाइप क्या होता है, देखो खेतों में जब स्प्रे वगैरह करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि, या ये कह दो कि फायरमैन जब कहीं भी आग लगी हुई हो तो उसको बुझाने के लिए जो हाई प्रेशर के साथ वाटर रिलीज़ किया जाता है तो उसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि पाइप जो पकड़ता है पर्सन वो अपनी हैंड को बिल्कुल हाई फोर्स के साथ होल्ड करके रखता है, क्योंकि अगर वो हाई फोर्स के साथ होल्ड करके ना रखे तो उसके हाथ से पाइप है वो छूट जाती है, क्योंकि जितना प्रेशर के साथ वाटर बाहर रिलीज होगा वो वाटर उस पर्सन पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में का काम करता है, तो वो उसको बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखता है। दिस मीन्स दैट एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। जितने फोर्स के साथ वाटर बाहर रिलीज होगा उतने ही फोर्स के साथ पर्सन को उस पाइप को पकड़ के रखना पड़ता है। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, कि एक घोड़ा है जो किसी गाड़ी को मूव कर रहा है, उसको लेके जा रहा है। देखो क्या होता है कि एक घोड़ा जब किसी भी कार्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा तो वो कार्ट भी उस पर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है तो जिसकी वजह से वो मूव नहीं करेगा। लेकिन जो हॉर्स है देखो नीचे से उसके फुट हैं वो फोल्ड हो रहे हैं, मुड़े हुए हैं। मीन्स जैसे हम चलते हैं, हम अपने पैर को उठाते हैं तो वो यहाँ से एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे हम अर्थ सरफेस पे जो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी वजह से वो कार्ट मूव करने लग जाती है। और यही रीज़न है कि उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से जो हॉर्स ने अपने फुट से फोर्स अर्थ सरफेस पे लगाया उसकी वजह से वो कार्ट मूव होने लग जाती है। देखो इसके बाद है हमारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब हमारे पास 2 ब्लॉक है जिसका एक का मास m1 है और दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है। इसका मतलब क्या है कि जो m1 मास वाला है वो जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो इस पे फोर्स लगाएगा F1, और जो m2 वाला स्ट्राइक करेगा तो वो इस पे फोर्स लगाएगा F2। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो जब फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो किस पे कर रहा है, एक दूसरे पे। जो m1 है वो फोर्स F1 लग रहा है वो 2 पे लग रहा है और F2 है वो 1 पे लग रहा है। और यहाँ पे अब देखो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मीन्स F इक्वल टू m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब आपस में जब स्ट्राइक करेंगे तो पहले जो उनकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद में फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी। तो हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को नाम दिया u1, इसकी u2, फाइनल को इसकी v1, इसको v2। टाइम इक्वल है क्योंकि दोनों का जो अफेक्ट होगा वो इक्वल टाइम पे होगा, इसलिए वो सेम रहेगा। तो उसके बाद है हमारे पास कि F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखो F1 किस पे हो रहा है, F2 पे, मीन्स M2 पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस U2 बाय T। मतलब जो F1 फोर्स अप्लाई करेगा वो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे करेगा, और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होगा वो किस पे करेगा, फर्स्ट वाले पे।
अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, मीन्स हमेशा इक्वल है। इक्वल है तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया, लेकिन ये भी है कि ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब हमने एक पे प्लस है तो एक पे माइनस लगा दिया। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। F1 के लिए हम क्या पुट करेंगे, m2 v2 माइनस u2 बाय टी, और F2 के लिए क्या करेंगे, m1 v1 माइनस u1 बाय टी। अब t दोनों में कॉमन है, कट हो गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस m1 u1। अब हम u वाली वैल्यू एक साइड कर लेंगे, v वाली एक साइड, v को इधर ले आएंगे, u को इधर ले आएंगे, m2 v2, ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा, अब u इधर आके प्लस का हो जाएगा। मीन्स अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब कि कोई भी बॉडी अगर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है तो उनका मोमेंटम सेम रहता है, स्ट्राइक करने से पहले और बाद में, मतलब उनकी वैल्यू सेम रहेगी। मीन्स दोनों की फाइनल वेलोसिटी और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का टोटल है वो सेम रहेगा। अगर एक की इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो इसकी 25 थी और इसकी 75 थी, तो टकराने के बाद जितनी इसकी 75 से कम हुई, इसकी उतनी ही 25 से ज़्यादा होगी, मतलब ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हो, बिफोर और आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद, तब तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास आता है कोई भी क्वेश्चन जिसमें ये दे रखा है कि एक बुलेट है वो 10 ग्राम का है और किसी भी गन से फायर किया गया जो 6 किलोग्राम की है, और बुलेट की वेलोसिटी है वो 300 मीटर पर सेकंड है, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू मास ऑफ गन इक्वल टू वेलोसिटी या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल का मतलब कि वो वापस जितनी उसके अंदर चेंज होगी वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, अगर बुलेट गन वाला आता है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आपके पास बिफोर आफ्टर कोलिजन आता है तो आप उसमें ये लगाओगे। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास कि एक बुलेट है वो 10 ग्राम का है जो किसी भी गन से फायर किया गया है, और उसका मास है वो 36 kg है। तो मतलब हमारे पास अब बुलेट का मास भी दे दिया, वेलोसिटी भी दे दी, और गन का हमारे पास मास दिया हुआ है और गन की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पहले यूनिट सेम रखनी है, यूनिट को आपने चेंज करना है, तो इससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसमें इतना लेंथी दिया हुआ है, आपने डायरेक्ट इसको इनमें 4 में से 3 वैल्यू पुट कर दोगे और 4th आ जाएगी। तो इसको ये 2 पार्ट्स में सॉल्व किया हुआ है, आप एक ही पार्ट में जो आपको आसान लगे उससे सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से देखो, अब आपके पास दे रखा है कि एक कार है जिसका मास 1500 किलोग्राम है जो ट्रैवल कर रही है 25 मीटर पर सेकंड के। कोलाइड्स मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो टकराई दूसरी कार से जिसका मास बी है, बी का मास है 1000 किलो, और वो ट्रैवल कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से। मतलब जो ए थी वो 25 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है और बी है वो 15 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है। मतलब यहाँ पे अब इसका मास भी हो गया, m1 का भी हो गया, m2 का भी हो गया। आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद क्या होगा, ए की वेलोसिटी कितनी होगी 20, मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी। पहले क्या दे रखी थी दोनों की, इनिशियल, तो अब बी की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास ये वैल्यू सारी दे रखी है, इसमें एक दे रखी है और दूसरी आप ये वाली निकाल लोगे। तो इस तरह से आप फॉर्मूले अप्लाई करके उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे सेम
गन वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको ऐड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक बुलेट है 10 ग्राम का जो मूव कर रहा है और एक वुडन बॉक्स के अंदर एम्बेडेड हो गया, मतलब फंस गया। तो उस बुलेट का जो मास था उसके साथ जो ब्लॉक का मास है वो ऐड हो गया ना। अब मतलब जो पहले 900 ग्राम था वो ऐड होने पे 910 ग्राम हो गया। मतलब उसको आप ऐड करके फिर निकालोगे। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है M1 M2, उसके अंदर आपने इसका मास पूरा लोगे जो उसमें फिक्स हो गया। मतलब यहाँ पे बोल्ट का मास दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे गन का दिया हुआ था, अब यहाँ पे गन की जगह पे वुडन ब्लॉक का दिया हुआ है। तो वुडन ब्लॉक की और गन उसमें अटैच होने के बाद का मास है वो पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।